हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस नई और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नैना है। मैं पंजाब के एक खूबसूरत शहर में अपने पति विनय के साथ रहती थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति एक सफल व्यापारी थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पैसा होने के बावजूद हमारी शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। विनय के पास मेरे लिए समय नहीं था। वे सुबह से शाम तक अपने कारोबार में व्यस्त रहते और अक्सर रात को भी देर से घर आते। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब मुझे पता चलता कि वे दूसरी औरतों के साथ भी समय बिताते थे। मैं अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन वे मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। धीरे धीरे मेरे मन में अकेलापन भरता गया। हमारे घर में सालों से एक नौकर काम करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। घर पर बहुत जरूरी काम है। मैंने चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन तुम गांव चले जाओगे तो यहां का काम कौन करेगा? वो बोला, मालकिन, आप चिंता न करें। मेरा बेटा रोहित कुछ दिनों के लिए यहां रुक जाएगा। वो मेरा काम संभाल लेगा। दूसरे दिन रोहित हमारे घर आ गया। रोहित 24 साल का एक नवयुवक था। वो गांव में रहता था और अपने पिता की काम में मदद करता था। स्वभाव से शांत और मेहनती था। वो सुबह से घर की सफाई करता, बर्तन धोता और बाकी के घरेलू काम निपटाता। शुरुआत में मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक बात समझ आने लगी। जब भी मैं उसके सामने आती तो उसकी नज़र कुछ देर के लिए मुझ पर ठहर जाती। मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन मन ही मन सोचती, रोहित मुझे इस तरह क्यों देखता है? एक रात मैं एक पार्टी से बहुत देर से घर लौटी। अगले दिन दोपहर तक सोती रही। लगभग 12 बजे मेरी आंख खुली। कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे। मैंने रोहित को आवाज दी, रोहित। कुछ ही देर में वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। जी मालकिन, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। जी। कुछ देर बाद रोहित चाय लेकर मेरे कमरे में आया। उसने चाय का कप मेरे पास रखा, लेकिन तुरंत बाहर नहीं गया। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? कुछ कहना है? वह घबराकर बोला, नहीं मालकिन। तो फिर यहां क्यों खड़े हो? वह तुरंत बाहर निकल गया। मैं कुछ देर तक उसकी बात के बारे में सोचती रही। फिर अचानक मुझे लगा कि शायद मैंने उससे बहुत सख्ती से बात कर ली। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। रोहित अंदर आया। इस बार हमारी नजरें सीधे एक दूसरे से मिली, और उसी पल मुझे लगा कि रोहित के मन में कुछ ऐसा था जो वो मेरे सामने कह नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता था कि ये छोटी सी घटना आगे चलकर मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाली थी। रोहिताना व्यवहार के बारे में सोचती हुई मैं बिस्तर पर बैठी थी। मेरे पति विनय मुझे समय नहीं देते थे, और अब घर में रहने वाला ये नवयुवक मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा था। मुझे लगा कि शायद यही वजह थी कि मैं भी रोहित को गौर से देखने लगी थी। कुछ देर बाद मैंने उसे फिर बुलाया, रोहित, तुम गांव में क्या करते हो? उसने कहा, मालकिन, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूं। शाम को अखाड़े में भी जाता हूं। मैंने हैरानी से पूछा, अखाड़े में? यानी कुश्ती सीखते हो? वो मुस्कुराकर बोला, अभी सीख रहा हूं। अपने उस्ताद की मदद भी करता हूं। और तुम्हें मालिश भी आती है? वो बोला, हाँ मालकिन, उस्ताद की मालिश अक्सर मैं ही करता हूं। मुझे अचानक मजाक करने का विचार आया। मैंने कहा, तो मेरी भी मालिश कर सकोगे? मेरी बात सुनकर रोहित एकदम शांत हो गया। मालकिन, मैं आपकी मालिश कैसे कर सकता हूं? मैं हंसकर बोली, क्यों? अगर तुम्हें आती है तो कर दो। वो अभी भी झिझक रहा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करनी है तो रहने दो। ये सुनकर वो रसोई में गया और कुछ देर बाद तेल की बोतल लेकर वापस आया। मैं बिस्तर पर बैठ गई। चलो शुरू करो। रोहित मेरे पैरों के पास बैठा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि उसे सच में बहुत अच्छी मालिश आती थी। मैंने पूछा, तुम अपने उस्ताद की भी इसी तरह मालिश करते हो? वो हंसा, नहीं, उस्ताद को जरा ज्यादा ताकत से करनी पड़ती है। आपके लिए हल्के हाथों से करना ही सही है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। काफी समय बाद कोई मेरे साथ इतनी सादगी से बात कर रहा था। मेरे पति के साथ तो अब बातचीत भी मुश्किल से ही होती थी। रोहित से बात करते हुए मुझे एक अनजानी शांति महसूस हो रही थी। अचानक रोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा, मालकिन, एक बात कहूं? हाँ, बोलो। वो थोड़ा झिझका। आप बाहर से बहुत खुश दिखाई देती हैं, लेकिन आपकी आंखों में कभी कभी बहुत उदासी नजर आती है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बोला,
मुझे नहीं पता, लेकिन आप अक्सर अकेले बैठकर कुछ न कुछ सोचती रहती हैं। इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने पहली बार उस बात को पहचान लिया था जिसे मैं पूरी दुनिया से छिपाती आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, रोहित, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो अंदर से बहुत अकेला होता है। रोहित चुप रहा। उस दिन हमारी बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे मन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब मुझे रोहित की नज़रें याद आ रही थीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ मेरा अकेलापन था या फिर मेरे मन में सचमुच कोई नया एहसास जन्म ले रहा था। उस दिन के बाद रोहित और मेरे बीच बातचीत थोड़ी बढ़ गई। अब वो सिर्फ घर के काम के लिए ही मेरे सामने नहीं आता था। कभी मैं उससे गांव के बारे में पूछती तो कभी वो अपने उस्ताद और अखाड़े की बातें बताता। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार उठता रहता, क्या मैं विनय की लापरवाही का बदला रोहित से ले रही हूं? एक शाम मैं हॉल में अकेली बैठी थी। रोहित घर का काम निपटाकर जाने लगा। मैंने उससे कहा, रोहित, थोड़ी देर बैठो। वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, तुम मुझे सच में उदास लगती हो, ऐसा क्यों कहते हो? वो बोला, क्योंकि मैं देखता हूं आप अक्सर हाथ में फ़ोन लेकर बैठी रहती हैं, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं आता, और जब साहब घर पर होते हैं तब भी आप दोनों ज़्यादा बात नहीं करते। उसकी बात सीधे मेरे दिल में लगी। मैंने कहा, विनय के पास मेरे लिए समय नहीं है। रोहित चुप रहा। मैंने आगे कहा, उन्हें पैसा, कारोबार और बाहर की दुनिया ज़्यादा पसंद है। पत्नी के तौर पर मुझे क्या चाहिए, ये पूछने तक का समय उनके पास नहीं है। रोहित ने धीरे से कहा, मालकिन, आप उनसे बात क्यों नहीं करती? मैं हंसकर बोली, कई बार बात की है, लेकिन किसी अकेले इंसान को जब बार बार नज़रअंदाज किया जाता है तो एक दिन वो बोलना ही बंद कर देता है। रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी, और शायद वही हमदर्दी मुझे सबसे ज्यादा छू गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं रोहित की तरफ इसलिए आकर्षित हो रही थी क्योंकि वो मुझे सुनता था। वो मेरी बात बीच में काटता नहीं था। वो मेरी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन यही एहसास मुझे डरा भी रहा था। मैंने रोहित से कहा, रोहित, हम दोनों को एक बात याद रखनी चाहिए। तुम यहां काम करने आए हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूं। हमें अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। रोहित ने तुरंत सिर हिलाया। जी मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। उसके शब्द सुनकर मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात विनय अचानक जल्दी घर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हॉल में मुझे और रोहित को बातें करते हुए देखा। विनय की नज़र पहले रोहित पर गई, फिर मेरी तरफ। उनके चेहरे पर तुरंत गुस्सा छलक आया। ये सब क्या चल रहा है? रोहित तुरंत खड़ा हो गया। मुझे समझ आ गया कि अब घर में कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि विनय की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, शक भी था। विनय ने रोहित की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम अंदर जाओ। रोहित ने मेरी तरफ देखा और शांति से अपने कमरे में चला गया। अब विनय मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा, ये लड़का तुमसे इतनी बातें क्यों करता है? मेरे अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। मैंने कहा, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? विनय थोड़े चौंक गए। हाँ, मैं पूछ रहा हूं। मैंने कहा, आप पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, दूसरी औरतों के साथ समय बिताते हैं। मुझे कितना समय देते हैं आप? विनय को गुस्सा आ गया। बात को दूसरी तरफ मत ले जाओ। मैंने कहा, बात को दूसरी तरफ मैं नहीं ले जा रही हूं। बात तो सालों से आप ही दूसरी तरफ ले जाते आ रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पहली बार उन्हें सब कुछ कह दिया। विनय, मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ 2 मिनट शांति से बात करनी है। मुझे ऐसा पति चाहिए जिसे मेरी भावनाओं की फिक्र हो। विनय मेरी तरफ देखते रह गए। मैंने आगे कहा, आप जब बाहर किसी दूसरी औरत के साथ हंसकर बात करते हैं तब आपको कभी ख्याल आया कि आपकी पत्नी घर में अकेली क्या महसूस करती है? इस बार विनय चुप हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। उसने तो बस मेरी बात सुनी है। जो काम आपको पति के नाते करना चाहिए था, वो एक अनजान लड़के ने कर दिखाया। विनय को शायद ये बात बहुत गहरी लग गई। कुछ देर बाद वे धीमी आवाज में बोले, क्या तुम रोहित को पसंद करती हो? ये सवाल सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही। मेरे मन में सच्चा जवाब था। मुझे रोहित से बात करना अच्छा लगता था, उसकी समझदारी पसंद थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक पल के एहसास के दम पर नहीं लेना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस एहसास को क्या नाम दूं,
लेकिन इतना तय है कि मैं आपकी लापरवाही से तंग आ चुकी हूं। विनय ने पहली बार अपना सिर झुका लिया। उस रात हमारे बीच लंबी बातचीत हुई। अगली सुबह रोहित ने मुझसे कहा, मालकिन, मेरे पिताजी गांव से वापस आ रहे हैं, अब मैं घर जाऊंगा। मुझे अंदर से अचानक एक खालीपन महसूस हुआ। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। लेकिन रोहित जाने से पहले एक ऐसी बात कह गया जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मालकिन, आप हमेशा खुश रहिएगा, आप सच में खुश रहने के काबिल हैं। और फिर वो चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रही। मुझे तब समझ आया कि रोहित मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता बनाने नहीं आया था, वो तो मुझे मेरी अपनी जिंदगी की सच्चाई दिखाने आया था। लेकिन क्या विनय सचमुच बदलेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे अभी मिलना बाकी था। यहां आपकी कहानी के अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद दिया गया है। रोहित के जाने के बाद घर फिर से पहले की तरह शांत हो गया, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही थी। अब मैं अपनी भावनाओं को दबाती नहीं थी। विनय के साथ भी मैंने तय किया कि अगर इस शादीशुदा जिंदगी को बचाना है तो दोनों को कोशिश करनी होगी। कुछ दिनों तक विनय बहुत शांत रहे। फिर एक शाम वे घर आए और मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट रखा। मैंने पूछा, यह क्या है? वे बोले, खोल कर देखो। पैकेट में कोई महंगी चीज नहीं थी, उसमें हमारी शादी की एक पुरानी तस्वीर थी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। विनय बोले, नैना, मुझे आज समझ आया कि मैंने पैसे कमाने पर इतना ध्यान दिया कि जो इंसान मेरे साथ जिंदगी बिता रहा है उसी को भूल गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। विनय ने आगे कहा, मैं वादा नहीं करता कि मैं एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैंने कहा, मुझे भी आपसे एक एकदम सही इंसान बनने की उम्मीद नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। विनय अब काम में से थोड़ा समय मेरे लिए निकालते थे। हम साथ खाना खाते, कभी शाम को बाहर घूमने जाते, और सबसे अहम बात, अब मैं मन में कोई बात दबाकर नहीं रखती थी। एक दिन मुझे रोहित की याद आई। मुझे ख्याल आया कि वो अब अपने गांव में बच्चों को पढ़ा रहा होगा और शाम को अखाड़े जाता होगा। मुझे उसके लिए कोई मलाल नहीं था, बस एक शांत सा एहसास था, क्योंकि रोहित ने मुझे एक अहम बात सिखाई थी। कभी कभी हमें जिस इंसान का साथ अच्छा लगता है उसकी जरूरत हमें एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक समझदारी के रूप में होती है। मेरी जिंदगी में रोहित कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे मेरे अंदर का अकेलापन पहचानना सिखाया, और उस अकेलेपन को किसी दूसरे रिश्ते से भरने के बजाय मैंने अपनी ही जिंदगी को संवारने का फैसला किया। वक्त बीतता गया। मेरे और विनय के रिश्ते में धीरे धीरे भरोसा वापस लौटने लगा। एक शाम हम छत पर बैठे थे। विनय ने मुझसे पूछा, नैना, अब तुम खुश हो? मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, अब पहले से ज्यादा। विनय ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, और अगर कभी मैंने तुम्हें फिर से अकेला महसूस होने दिया तो? मैंने हंसकर कहा, तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। हम दोनों हंस पड़े। दोस्तों, मेरी इस कहानी का अंत किसी लव स्टोरी की तरह नहीं हुआ, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा खूबसूरत अंत हुआ, क्योंकि मैंने किसी को पाया नहीं, मैंने खुद को वापस पा लिया। रोहित मेरी जिंदगी में एक अनजानी नज़दीकी बनकर आया था, लेकिन उसने मुझे समझाया कि सच्ची खुशी किसी नए इंसान में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सही समझ और सम्मान पैदा करने में है। तो दोस्तों, आपको नैना की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।